पत्रकारिता हमारी शुरू हुई थी, मिशन की पत्रकारिता। बाद में आ गई ये पत्रकारिता का एक दौर ऐसा आया जिसमें परमिशन की पत्रकारिता, और अब एक ये दौर चल रहा है, नया दौर, जिसे कहा जा रहा है कि ये कमीशन की पत्रकारिता। तो आखिर में ये तीनों प्रकार की पत्रकारिता इस देश दुनिया में चली हैं, और इस बीच में एथिक्स भी आवश्यक होते हैं। तो इस नए जमाने में किस तरह के एथिक्स सिखाए जा रहे हैं संस्थानों में, इसे हम सुनेंगे इन विद्वानों से। तो चलिए सुनते हैं एक एक करके दोनों विद्वानों। तो निश्चित रूप से आप लोग जो पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, उसका असर पड़ता ही है। एथिक्स भी बताते होंगे आप, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो इस पर थोड़ा हमको बता दें कि क्या है। और जाहिर है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम विद्यार्थियों को भेजने के लिए तैयार करते हैं तो हम सब की ये एक कोशिश होती है कि उन्हें उस माहौल से जोड़ा जाए, वह माहौल दिया जाए जिसमें वह सामाजिकता के सारे गुण सीख सके। और इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने संस्थान में एक परिवार की तरह का वातावरण पैदा करें। अध्यापक कक्षा में अध्यापक तो है, लेकिन वह एक सहयोगी की भूमिका में भी हो। तो हम उन्हें वह माहौल देते हैं, उन अनुभवों से होकर गुजारते हैं जो पत्रकारों को बनाने और मांझने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम सहयोग की भूमिका में, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो 2, 3, 4, 5 लोगों को जोड़ देते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जुड़े जिनमें कुछ अच्छे भी हों, कुछ ढीले लोग भी हों, और कुछ तो सब मिलकर एक टीम वर्क में काम करेंगे तो उनमें एक सद्भाव की भावना आएगी, उसमें एक सौहार्द भी आएगा और सब मिलकर काम करें, ऐसा जाहिर होता है। पूरे संस्थान को इस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें संवेदनशील बनाना। वास्तव में जब मैं पत्रकारिता करता था और मैं जब अखबारों में था तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पत्रकारीय संवेदनशीलता के साथ साथ सामाजिक संवेदनशीलता की भी आवश्यकता पड़ी, और हम सबको एक खबरों का जखीरा तो मिला। मान लीजिए कि एक जगह पर आग लगी और 35 लोग मर गए। जब 35 लोगों की लाशें आने लगी तो लगा कि इसको कवर करना पड़ेगा, और कैसे कवर करना पड़ेगा, तो और कितने लोग जले हुए आ रहे हैं, कितने लोग मरे हुए आ रहे हैं, कितने लोग झुलसे हुए आ रहे हैं, अखबार की क्या दशा है, और अस्पताल की क्या दशा है, और अस्पताल में क्या हो रहा है, और कैसे हम उन चीजों को रिपोर्ट करें और इस पूरी घटना को इतना संवेदनशील बनाएं कि जो आदमी सवेरे पढ़े उसके भी टीस उठे कि ये चीज होनी चाहिए थी, यह होना चाहिए था, और इस तरीके तो एक पूरा का पूरा जुड़ाव। और हम लोगों ने तो सोशल जर्नलिज्म का फंडा अपनाया हुआ था कि हम समाज को भी जोड़ लें। देखिए, आपके शहर में एक अस्पताल में आग लगी है तो आप भी घर से निकलो ना, तो आप भी पहुंचो वहां पर। वहां पंखे नहीं है तो आपके घर में अगर टेबल फैन है तो अखबार में एक दिया हम लोगों ने कि टेबल फैन हो तो आप अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां पर लगाएं, क्योंकि वहां पर इतने मरीज आ गए हैं कि अब वार्ड में नहीं है और गैलरी में पड़े हुए हैं। इन सारी संवेदनाओं से जब हम अपने विद्यार्थियों को जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। टीम वर्क है, परिवार की तरह उन्हें माहौल देना, दोस्त की तरह उन्हें सिखाना, और फिर उन्हें उन अनुभवों से होकर गुजारना जो हम लोग बिता कर आए। तो एक विशेष तौर पर जर्नलिस्ट के एंगल से ही बताएं, फोटोग्राफर के एंगल से बताएं, और ये दोनों को बताएं, दोनों जो विधाएं हैं पत्रकारिता की, तो उसमें एथिक्स क्या है, जो क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग सिखाते पढ़ाते होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मेरे को अनभिज्ञ मान के बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मिशन से चले थे, परमिशन को से होकर गुजरे और कमीशन की दुनिया में आकर टिक गए। लिहाजा जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे में आए हम तो पैसा कमाने आए, और यहाँ पर तो एथिक्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे एथिक्स ऐसे हैं जो कि हम जब पत्रकारिता पढ़ाते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं, बहुत सारे समाज एथिक्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एथिक्स हैं। तो हम एथिक्स को भी बांटकर पढ़ाते हैं कि देखिए आपकी, जैसे हम अपने अखबार के दिनों में अपने पीछे लिखकर रख लेते तो अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि हम हैं सभी के पर हैं किसी के भी नहीं।
हम हैं सभी के। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, वो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें समाज को देना चाहिए तो मैं दे रहा हूं, लेकिन जहां आप गलत कर देंगे तो वहां फिर हमारी उंगली भी उठ जाएगी और कलम भी उठ जाएगी, हमारा कैमरा भी उठ जाएगा और हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड भी चल जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो हम हैं सभी के, पर हैं किसी के भी नहीं। ये एक सिद्धांत सबको अपना। दूसरा, जब हम मैनिपुलेट नहीं करते किसी चीज को, हम सिखाते हैं कि ना हम फोटोग्राफ में मैनिपुलेशन करें, ना हम लिखने में मैनिपुलेशन करें। हम प्यार की जर्नलिज्म नहीं करने जा रहे हैं, हम प्यार की जर्नलिज्म नहीं करने जा रहे हैं, हम एथिक्स की जर्नलिज्म करने जा रहे हैं। और यही चीजें जो हैं, वास्तव में होता क्या है कि बहुत बारी जब हम अपने विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में भेजते हैं तो वहां लिखना भी होता है, वीडियो भी बनाना होता है, और बहुत बार जो है उसे फोटोग्राफ खींचना होता है। लिहाजा हम उसे बहुत सारे उदाहरणों से रूबरू कराते हैं। संगम का क्षेत्र हमारा बहुत ही गजब का उर्वर क्षेत्र है और हमेशा हर साल वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिलते हैं। लेकिन बहुत बारी फोटोग्राफर क्या करते हैं कि वहां जाकर, या अखबार के लोग वहां जाकर दृश्य पैदा करवा देते हैं, और उन दृश्यों को पैदा करवा के वो खबरें पूरी दुनिया में चल जाती हैं। फुटबॉल का मैच चल रहा है तो साधु फुटबॉल खेल रहा है, या कुछ ऐसे ही कुछ चीजें करते हैं। हमारी पत्रकारिता या हमारे अध्यापकों का हमेशा से ये रहा है कि जूझो, संघर्ष करो उन चीजों के लिए जो हमें लोगों तक पहुंचाना है। हमें मैनिपुलेट नहीं करना है, लेकिन अगर वहां पर वो घटना घट रही है तो उसके लिए जान प्राण तन मन सब लगाकर वहां पर जाना है और उसे कवर करके लाना है। अन्ना के आंदोलन में ये जो वीडियो कैमरा घूम रहा था, उसने जबरन लोगों से आंदोलन करवाया, जबरन लोग चौराहे पर खड़े हो गए और जबरन जो है उनके बयान आने लगे, जिसको बयान नहीं देना। मैं आपको बताऊं, अखबार के दिनों में एक हमारे यहाँ विज्ञप्ति जब आती थी तो बहुत सारे लोग किनारे रख देते थे, लेकिन जिस दिन पानी बरसा और कोई रिपोर्टर नहीं जा पाया, उस दिन पूरा दिन लोग विज्ञप्ति का इंतजार करने लगे। मैंने उस पर लिखा भी था, हाथ विज्ञप्ति दाता तेरी जय हो, अरे आज तो आओ, और अगर कोई आया, अब मैं बयान दो तुम। वो कहे मैं क्या बयान दूं, नेताजी ने बयान दिया, कहे नेताजी रोज देते हैं, आज तुम बयान दो। और इस तरीके से उसका जबरन बयान, क्योंकि हमें पेज भरना है। तो होता ये है कि जर्नलिज्म में ये सारे एथिक्स हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि आपको करना क्या है। इस तरीके के बयानबाजी से, इस तरीके की विज्ञप्तियों से, इस तरीके की चीजों से हम जब तक पड़ताल नहीं करेंगे, जब तक हम चीजों से रूबरू नहीं होंगे, जब तक जान न लो, ये सारी पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि हमारी सारी इंद्रिय थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दी गई है। समझ को यहाँ रख दिया गया है, देखने को यहाँ रख दिया गया है, सुनने को यहाँ रख दिया गया है, मुंह जबान को यहाँ रख दिया गया है, इसलिए कि ज्यादा थोड़ी दूर पर हृदय है। लेकिन बहुत सारी चीज हृदय से नहीं सोचना है, अनुभवों का सरोकार लेना है। हमें अपने जो अनुभवों की थाती है उसे मजबूत करना है। कम्युनलिज्म आ रहा है, अगर वो कम्युनिज्म आ रहा है, अगर वो सोशलिज्म आ रहा है, उसको आने दो। बायस्ड होकर कभी मत सोचो। अपने एथिक्स को बनाने के लिए जरूरी होता है कि हम सारे तरफ की धाराओं से जुड़ें, हम सारी चीजों से रूबरू हों और फिर अपनी सोच और समझ को विकसित करके जो हमें सही लगता है अपने विवेक के हिसाब से उसे प्रस्तुत करें। हम जज नहीं हैं। सबसे पहली चीज कि हम जज नहीं हैं। कि आप अगर कोई फोटोग्राफ ले रहे हैं, आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, आप कोई खबर बना रहे हैं, तो वर्जन को जरूर लें। जिसको आप दिखाने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ दिखाने जा रहे हैं, उससे जरूर बात करें और उससे बताएं। अगर आपकी कैंडिड फोटोग्राफी है, आप गए हैं और आपने फोटोग्राफ किया है और वो, तो वहां वर्जन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरूरी है कि कैप्शन में हम उन चीजों को लाएं और उनसे जरूर बात करें कि ये ऐसा हो रहा था और ऐसा हुआ। दूसरे दिन फोटो छपेगी तो वो तिलमिलाएगा जरूर, लेकिन हम अपने एथिक्स को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पत्रकारिता में आ रहे युवाओं को आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हैं और किस तरह से उनको समझदार बनाते हैं, इस पर अपने आप कह दें। एथिक्स का ध्यान रखना है और दौर भी बदल गया है। वन लाइनर ये है कि आजादी के पहले, इस तरह से जो इतिहास में हम लोग जो क्लास में हम पढ़ते हैं कि आजादी के पहले की पत्रकारिता, आजादी से के बाद एक जो इमरजेंसी का पीरियड है वहां तक, और फिर इमरजेंसी के बाद की पत्रकारिता। इस तरह से 3 हिस्सों में उसको बांट के देखा जाता है।
और इमरजेंसी के बाद से भी आप कह सकते हैं एक कि पोस्ट लिबरल पत्रकारिता 1991 के बाद, तो ये एक बेसिक ढांचा है। तो उसमें आप पीछे लौट कर जाएंगे, जो आजादी के पहले की पत्रकारिता है, तो वो दिख रहा है कि उसका एक ही ध्येय है कि हमें जो ये दास्ता है, जो ये गुलामी है, उससे आजाद होना है। हमें जो नागरिकों के लिए जो स्वतंत्रता है उसको हासिल करनी है, एक समाज में बराबरी का भाव लाना है। ये तमाम सारी बातें जिसका आधार आज का हमारा संविधान है, वो सब एक एक चीज जो है उस पूरे संघर्ष से निकल कर आई है, और वो सारे मुद्दे जो हैं डिबेटेड हुए हैं अपनी पत्रकारिता में। दूसरा पार्ट शुरू होता है आजादी के बाद से। अब देश आजाद हो गया, शत्रु जो था वो तो चला गया, अब कौन है? अब जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने संविधान लिखा, जो वही इस पे करता धरता थे। अब जो मीडिया थी उसके लिए ये सवाल था कि अब क्या करें, अब इसकी आलोचना करें या, तो बहुत जो है एक धीमे स्वर में ये लंबा, नेहरू के सामने कौन बोलेगा भाई, इतने बड़े सवाल रहते थे। तो वो जो है एक दबी जुबान से आलोचना शुरू होती है, खासतौर से भाषाई पत्रकारिता तो लगभग चुप रहती है। अंग्रेजी के जो अखबार थे उन्होंने धीरे धीरे, उनमें एक तरह का पेशेवर अंदाज था, और वो जानते थे कि पत्रकारिता में क्या जो मूल्य हैं वो ऑब्जेक्टिविटी है। आप जो अगर सही कर रहे हैं तो उसको सही लिखना है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो वहां पर आलोचना भी है। ये स्वभाव जो है, जो भाषाई पत्रकारिता है, वो धीरे धीरे आया है ना। नहीं तो भाषाई पत्रकारिता का मिजाज जो है बहुत ही भावनात्मक रहा है ना, तथ्य उसमें कम रहते थे, है ना, एकदम उखाड़ पछाड़ देना है, इस तरह का मामला होता था। वो स्वभाव जाते जाते गया इमरजेंसी के दौरान में, जब सेंसरशिप लगाई जाती है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो परमिशन, यानी आपके अखबार में कुछ भी छपेगा तो वो सत्ता पर, जो भी सत्ता है उसके परमिशन से छपेगा। तो वह तो एक छोटा समय है, 2 साल का समय है, लेकिन, और इसको बड़ा ही एक कोट है आडवाणी जी का, फेमस कोट है कि आपको कहा गया था कि थोड़ा सा झुको, और आप तो रेंगने लगे। तो ये सत्ता को भी समझ में आ गया कि ये जो इतने मुखर होकर बोल रहे थे, इनका जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, दबाव दिया जा सकता है, और उसके असर दिख सकते हैं। ये सत्ता को भी इसका चस्का लगा। तो लेकिन ये जो है कि आपने देख लिया कि बड़ी लड़ाई लड़ी गई, और फिर से उसको तो कई मामले में कहा जाता है कि वो दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है। तो एक तरह से इमरजेंसी की खिलाफत जो है वो मीडिया ने ही किया। तो ये परमिशन वाला मामला खुले रूप में लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन गोपनीय तरीके से अंदर खाने से, है ना, अंदर खाने से ये स्वभाव जो है एक तरह से बन गया, और वो हम आगे की पत्रकारिता में भी देखते हैं, वो अभी तक चला आ रहा है। लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारिता को एक तरह से कहा जाए कि जो कबीर का दुआ है कि निंदक नियरे राखी आंगन की चवाई, यानी जितना आपकी आलोचना हो उससे आप एक इंसाइट मिलता है, तब आपको सही स्थिति पता चलती है। अगर आप पत्रकारिता को स्वतंत्र छूट नहीं देंगे बोलने की, आलोचना करने की, तो आप बस ठकुर सुहाती सुनेंगे, जिसको आज बाद के दौर में कहा जाता है कि ये जिसको आज गोदी पत्रकारिता कहा जाता है, या लैपडॉग जर्नलिज्म जिसको कहा जाता है। तो ये परमिशन वाला पुट जो है इमरजेंसी के बाद से आया है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे अखबार हैं, आपने देखा है कि उस समय इंडियन एक्सप्रेस जैसा समूह तन के खड़ा रहा, तो वो एक करेजियस जो है स्टैंडर्ड है पत्रकारिता का, तो वो स्वभाव भी रहे। जो भी मीडिया के मालिक थे, अपने पत्रकारों को ये समझाने में कामयाब रहे, और एक तरह से उनको नियंत्रण करने में कि भाई ये व्यवसाय है, कि ये कोई आजादी के पहले की घरफूक तमाशा देख वाली पत्रकारिता नहीं है कि आपने झोला लटकाया और फाका कश्ती में अपने जीवन बिता दिया। शहीदी वाली पत्रकारिता नहीं है। अब पत्रकारों को भी पैसा चाहिए, आराम चाहिए, सुविधा चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको जो एक घेरा दिया जा रहा है उसमें काम करना है। तो एक परमिशन जो है सत्ता का है, और एक परमिशन, दूसरा जो परमिशन की लाइन है वो जो है मीडिया हाउसेस की है कि वो आपको कितनी जगह, ये सिलसिला भी चल पड़ा। तो एक कह सकते हैं कि ये मीडिया का व्यवहारवाद है, या इसी को कहा गया प्रोफेशनलिज्म, कि आप एक जो लिमिटेड दायरा है उसमें भी बेहतर काम कैसे कर पाते। तो ये चला इसमें नहीं था। अब तो सामान्य आदमी भी कहने लगा
कि यह जो मीडिया हाउस है ए पार्टी का है, यह जो मीडिया हाउस है बी पार्टी का। पूरी पत्रकारिता में भी एक तरह से पक्षधरता बन गई है, जो कि पत्रकारिता के एथिक्स के खिलाफ है ना। आपको जो पक्षधर होना है वो तो जनता के प्रति होना था, है ना। आपकी पक्षधरता जो है किसी एक विचार से होगी, किसी एक व्यवसायिक घराने से होगी। और दूसरा जो इसमें ये भी एक नए तरह का ट्रेंड चल पड़ा कि अखबारों में पहले क्या होता था कि भाई वो पारिवारिक वेंचर है या एक संयुक्त चीज है, कंपनी भी है तो प्राइवेट कंपनी है। अब क्या है कि अरे एक बड़ा अखबार जो भी आप टॉप टू 10 देखें, एक आध को उसमें छोड़ के सभी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना। उसमें जो है बाजार का बड़ा पैसा लगा है, उसमें जो FDI लगी हुई है ना, विदेशी पूंजी लगी हुई है। तो ये जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं, है ना, वो आपको हमेशा ये दिखना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट चाहिए उनको। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आपसे वो पैसा निकाल लिया जाएगा, है ना। तो इसको बैलेंस करने में जो एक तरह का प्रोफेशनलिज्म होना था वो नहीं हो पा रहा है। और जो है ये दिखने लगा है कि पत्रकारिता जनता की बजाय जो बाजार है या जो लाभ है उसकी तरफ ज्यादा प्राथमिकता जो है वो जनता को सूचना देना, उनको शिक्षित करना, एक समाज में सार्थक बहस चलाना, इससे जो है थोड़ा सा हटकर व्यवसाय चलाना। इतना बड़ा आपने जहाज मैंने एक तरह से हाथी पाल लिया है कहने के कह सकते हैं कि उसको चलाने के लिए आपको कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, है ना। सिर्फ सौदेबाजी पर उतर जाए, हर चीज हर पॉइंट आपके बेचने की हो जाएगी तो एक ना एक दिन आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पूरी पत्रकारिता का बिजनेस जो है वो क्रेडिबिलिटी पे है ना। लोग आप और ये पूरा जो इकोनॉमिक्स है इसका वो बिजनेस वो भी क्रेडिबिलिटी पर है कि जो मीडिया चैनल जितना क्रेडिबल है उस पर जो है ट्रैफिक उतना ज्यादा है, सर्कुलेशन उतना ज्यादा है, और आपका सर्कुलेशन ज्यादा है तो आपको विज्ञापन मिलता है या आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी वो आते हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी जिस दिन चली जाएगी आप कहीं नहीं रहेंगे। इस कड़ी में मैं 2 और वीडियो दूंगा, इसमें अगले 2 और मेहमान दूसरी वीडियो में होंगे और आखिरी वीडियो में 2 अथवा 3 में हम अपने अनुभवी और विद्वान लोगों को आपके समक्ष रख के उनसे सुनाऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।